हेलो एंड वेलकम टू द मेड पार्टनर। आज हम बात करने वाले हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस की। जितने भी आपके प्रूफ के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, आइदर डायरेक्ट क्वेश्चन हो या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में ग्लूकोन्यूजेनेसिस से रिलेटेड इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ग्लूकोन्यूजेनेसिस, लेट मी आस्क ए क्वेश्चन टू यू। आपको कौन सा एग प्रेफर करना चाहिए, रो एग या फिर बॉइल्ड एग? वेल, यदि आपको आंसर पता है तो इट्स गुड, और यदि नहीं पता है तो हम इस वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं। और हाँ, जिन लोगों को पता है तो क्या उनको रीज़न पता है? इफ़ नो, देन ऑल्सो जस्ट वेट ए फ्यू मिनट्स, इसी वीडियो में हम इसका आंसर भी देखने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ग्लूकोन्यूजेनेसिस। सो बेसिकली ग्लूकोन्यूजेनेसिस होती क्या है? तो हम इस यदि वर्ड को स्प्लिट करें ग्लूकोन्यूजेनेसिस को, सो हेयर इट कम्स ए वर्ड जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या हुआ? जेनेसिस मतलब समथिंग सिंथेसिस इज गोइंग ऑन। ठीक है, सो जेनेसिस का मतलब हुआ कि कुछ सिंथेसिस हो रही है। देन नियो, नियो मीन्स समथिंग न्यू, एंड ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, मतलब सिंथेसिस हो रही है इन ए न्यू वे ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की एक नए तरीके से सिंथेसिस हो रही है। नए तरीके से कैसे? यदि ग्लूकोज की सिंथेसिस देखी हो तो ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है? जनरली कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। चाहे सुक्रोज की स्प्लिटिंग से हमें ग्लूकोज मिलता हो, चाहे लैक्टोज से मिले, यानी कि जनरली कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हमें ग्लूकोज मिलता है। बट इन दिस प्रोसेस, दिस इज ए न्यू प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, जो हमारे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं, उनसे हमें ग्लूकोज मिल रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इनटू द ग्लूकोज इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स एक अमीनो एसिड हो सकता है, ये एक लैक्टिक एसिड हो सकता है, या फिर फैट हो सकता है। बट रिमेंबर, फैट में सिर्फ ओड चेन फैटी एसिड्स जो प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए में टूटते हों, बीटा ऑक्सीडेशन पे जो फैटी एसिड्स यानी कि ओड चेन फैटी एसिड्स, ऑब्वियस बात है तीन तीन के जो है मल्टीपल में टूटेंगे, क्योंकि वो ओड चेन है। तो ओड नंबर में, इसलिए तीन तीन के में, ओड नंबर के मल्टीपल में ही टूटेंगे। तो जो ओड चेन फैटी एसिड्स हैं, सिर्फ वही जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर जा सकते हैं। इवन चेन फैटी एसिड क्यों नहीं? तो यदि आपने मेरी पहले वाली पीडीएच कॉम्प्लेक्स की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो है वो एक इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स होता है। वो पाइरुवेट को, ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट को एस्टाइल कोएंजाइम में तो कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन वापस एस्टाइल कोएंजाइम को पाइरुवेट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। एंड दैट्स वाई, क्योंकि यदि इवन चेन फैटी एसिड हम लेते हैं तो इवन चेन फैटी एसिड जो है, जितने भी इवन चेन फैटी एसिड हैं, वो सब के सब किस में टूटेंगे? वो टूटेंगे दो कार्बन के सोर्स यानी कि एसिटाइल को एंजाइम ए में, एंड एसिटाइल को एंजाइम ए वापस जो है पाइरुवेट नहीं बना सकता, और पाइरुवेट नहीं बना तो वापस से ग्लाइकोलिसिस जो है वो रिवर्स कैसे होगी? और यदि वो रिवर्स नहीं होगी तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगी। सो दैट मीन्स सिर्फ ओड चेन फैटी एसिड देंगे, क्योंकि वो प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होंगे, एंड प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए जो है वो फर्दर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। और यदि आपको याद हो हल्का सा, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टीसीए की साइकिल के अंदर आता है, और वहाँ से जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टीसीए में जाएगा, और वहाँ से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ मिलकर जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, एंड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड फर्दर जो है वो सबस्ट्रेट का काम करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। ये हम देखने वाले हैं। नाउ ये हमने समझ लिया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस है क्या, लेकिन एक्चुअली में हमारी बॉडी के अंदर इसकी नीड क्या है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर बिना नीड के नहीं चलता। सो व्हाट्स द नीड ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस? सो एक्चुअली में क्या होता है, आपने सुना होगा कि हम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करवाते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर हमारे अंदर कुछ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। वो ब्लड ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट कितने टाइम के लिए? एक लिमिटेड टाइम होगा ना उसका, कि इतनी देर के लिए। सो बेसिकली इट इज सीन दैट 4 आवर्स के लिए, फॉर 4 आवर्स ग्लूकोज एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन बाद में क्या, यदि आप 4 घंटे बाद में आपका जो है वो ग्लूकोज कंप्लीटली डिप्लीट हो गया और आपने खाना नहीं खाया, यू आर ऑन स्टारवेशन, तो क्या होगा? नेक्स्ट 4 to 16 आवर्स के लिए जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है आपको प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक होगा। जितना भी ग्लाइकोजन आपकी मसल्स और लीवर के अंदर स्टोर है वो टूटेगा ग्लूकोज में, और वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बट आफ्टर 16 आवर्स बाद में क्या होगा? सो 16 आवर्स के बाद में, हेयर इट कम्स द रोल ऑफ व्हाट? ग्लूकोनियोजेनेसिस।
यानी कि जब आपके जितने भी ग्लाइकोजन सोर्स 16 आवर्स की प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन के बाद जब डिप्लीट हो जाते हैं, देन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल प्रोसेस चलती है एंड दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, सो ग्लूकोनियोजेनेसिस की नीड क्या हुई कि प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन के टाइम पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो वी हैव स्टडीड अभी तक की ग्लूकोनियोजेनेसिस है क्या और इसकी नीड क्या है। अब देखते हैं कि एक इसकी साइकिल पे ओवरव्यू देते हैं। सो लेट्स ओवरव्यू इट्स साइकिल। सो बेसिकली क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो आपको पता है कि जब डिप्लीट होता है बाय ग्लाइकोलिसिस तो वो बनाता है आपका पाइरुवेट, और इसी प्रोसेस को हम यदि रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगी ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं देखते हैं एक बार। यानी कि जितनी भी स्टेप्स आपकी ग्लाइकोलिसिस की हैं उन स्टेप्स को हम यदि रिवर्स कर दें तो हमारे पास वापस ग्लूकोज मिल जाएगा हमें, और ग्लूकोज की फॉर्मेशन ही तो ग्लूकोनियोजेनेसिस है। सो अब देखते हैं कि ये प्रोसेस चलती कहाँ है। ये प्रोसेस एक्चुअली में कहाँ पे चलती है, तो ये प्रोसेस दो जगह चलती है हमारी बॉडी के अंदर, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और एक आपके पास साइटोप्लाज्म में। कुछ जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है एंड कुछ स्टेप्स आपकी साइटोप्लाज्म में चलती हैं। सो होता क्या है एक्चुअली में कि जितना भी पाइरुवेट है वो सबस्ट्रेट की तरह, इसका जो फर्स्ट स्टेप है जो सबस्ट्रेट है वो काम करता है पाइरुवेट, यानी कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट था वो इसका सबस्ट्रेट है। पाइरुवेट से ये स्टार्ट होती है, 3 कार्बन का पाइरुवेट जो है वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यदि यहाँ पे मेंशन है कार्बोक्सिलेज मतलब समथिंग कार्बन इज गोइंग टू ऐड हेयर, यहाँ पे कार्बन ऐड होने वाला है, तो 3 कार्बन का था 4 कार्बन का एसिड बन जाएगा, दैट इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन गया एक बार, लेकिन ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड यही फर्दर आगे ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाएगा, लेकिन ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड फिर जो है कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये जो है ये क्रॉस नहीं कर सकता माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। इसलिए ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को पहले कन्वर्ट किया जाता है मैलेट के अंदर। मैलेट क्रॉस कर सकता है, इसलिए ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को जो है वो मैलेट में कन्वर्ट किया जाता है बाय रिड्यूसिंग, यानी कि NADH जो है वो हाइड्रोजन ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को दे देता है एंड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड एंड देन दिस मैलेट इज ट्रांसपोर्टेड आउट एंड वहाँ पे जाके वापस से इसे ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है इन द साइटोप्लाज्म टू ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। सो बेसिकली ये वाली जो प्रोसेस है सिर्फ ये माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है, यानी कि पाइरुवेट से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड प्रिपेयर करना, और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता इसलिए उसको मैलेट में कन्वर्ट करना, ये वाली प्रोसेस सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है एंड देन मैलेट को वापस ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है एंड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है वो एक जो आपको एंजाइम यहाँ याद रखना है अलग से वो है पेप्सी के एंजाइम की हेल्प से ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड वापस फोस्फोइनोल पेप यहाँ पे आ ही रहा है, नाम ही आ रहा है पेप्सी के, यानी कि पेप्सी के जो एंजाइम है काइनेज एंजाइम है एक, तो उसके हेल्प से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को पेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट में। एंड नाउ जितनी भी ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस थी उसको रिवर्स कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली यू विल गेट द ग्लूकोज। सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि हमारे पास जो पाइरुवेट यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट था वो यहाँ पे सबस्ट्रेट का काम कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, पाइरुवेट को ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, M फॉर मैलेट, मैलेट तक यहाँ कन्वर्ट किया जाता है, देन मैलेट को वापस ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से फोस्फोइनोल पाइरुवेट बना दिया जाता है, देन ये प्रोसेस वापस रिवर्स हो जाती है। यही ग्लूकोनियोजेनेसिस है पूरा। बस आपको यहाँ 2 एक्स्ट्रा एंजाइम्स याद रखने हैं, एक एंजाइम है आपका पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, एक एंजाइम है आपका पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, दूसरा है आपका पेप्सी के। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज जैसा कि नाम हो रहा है कि हमने यदि पाइरुवेट नाम है सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट में कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कार्बन ऐड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, हाँ एक कार्बन ऐड हुआ तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन गया, देन पेप्सी के है वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को पेप में कन्वर्ट कर देगा, दैट्स सो सिंपल। अब जितनी भी प्रोसेस है वो आपकी पूरी की पूरी रिवर्स होने वाली है, यहाँ से ये बनने वाला है, उल्टा पूरी प्रोसेस जाने वाली है। बस आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप है, हमेशा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप, ग्लाइकोलिसिस की भी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होती थी क्योंकि यहाँ पे जो है ATP जो है वो क्या होती थी, कंज्यूम होती थी, इसलिए ये हमेशा से हाईलाइटेड स्टेप्स हैं। तो ये
जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस की भी हाईलाइटेड स्टेप होंगी। ये हाईलाइटेड इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ये प्रोसेस रिवर्स में नहीं जाती हैं, यानी कि रिवर्स में तो जाएंगी बट उस एंजाइम से नहीं। बाकी जितने भी हमने एंजाइम्स यहाँ पे देखे हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा एंजाइम की नीड नहीं है, वही एंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस के हैं। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स ही वापस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा देते हैं। लेकिन एट द फर्स्ट एंड द थर्ड स्टेप कुछ अलग से एंजाइम्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम्स यहाँ पे पहले से ग्लाइकोलिसिस के थे वो रिवर्सिबल नहीं होते बल्कि इरिवर्सिबल एंजाइम्स होते हैं। इसलिए जैसे कि और ये जो एंजाइम्स हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की, ये बहुत आसान है लर्न करना, क्योंकि देखो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, तो बाइफॉस्फेट को तोड़ने वाला फोस्फेटेज, जैसे कि प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीज होता है, सिमिलर काइंड फोस्फेटेज, तो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज एंजाइम होगा जो इसको वापस तोड़ देगा फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट में। वैसे ही यहाँ पे जो है ग्लूकोज 6 फोस्फेट को तोड़ने वाला ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज हो जाएगा। बस आपको ये दो एंजाइम याद रखने हैं। देन दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द साइकिल ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। सीधी आपको एक आइडिया रखना है और आपको जो क्रैम करना है वो ये है कि पहली स्टेप जो होती है इसकी वो होती है पायरुवेट से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के कन्वर्जन की। बस आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। देन अब हम देखने वाले हैं इसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके प्रूफ और फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेट्स सी। सो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि हमें कौन से एग खाने चाहिए, रो एग या फिर बॉइल्ड एग, तो डेफिनेटली बॉइल्ड एग। लेकिन आप पूछेंगे कि बॉइल्ड एग क्यों प्रेफर करनी चाहिए रो एग के कंपैरिजन में। इसके पीछे का लॉजिक जो है वो ये है कि रो एग जो होते हैं उनके अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। रो एग के अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, रो एग के अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका नाम होता है एविडिन, यू हैव टू क्रैम दिस कि एविडिन नाम का एक ग्लाइकोप्रोटीन जो है रो एग के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एविडिन जो प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये हमारे अंदर जो इंटेस्टाइन जैसे कि फूड के अंदर जो प्रेजेंट बायोटीन जो है उस बायोटीन के साथ कंबाइन हो जाता है। यानी कि जितना भी बायोटीन जो हमारे पास अमाइनो एसिड आया उस कंप्लीट बायोटीन अमाइनो एसिड के साथ जो है ये कंबाइन हो जाता है एविडिन एंड टुगेदर मेक ए कॉम्प्लेक्स, और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। एंड दिस कॉम्प्लेक्स जो है ये फिर फर्दर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से फर्दर यानी कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है कि जब भी हम डाइट में जितना भी हमारे पास बायोटीन विटामिन आ रहा है वो बायोटीन नॉर्मली तो एब्जॉर्ब हो जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि रो एग आपने ज़्यादा खा लिया तो एविडिन जो है वो उसके साथ बाइंड कर जाएगा, जितना भी बायोटीन था उसको बाइंड करके अपने साथ रख लेगा और कॉम्प्लेक्स साइज बना लेगा, जिसके कारण इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। एंड दिस कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ बायोटीन अमाइनो एसिड, सॉरी विटामिन। यदि बायोटीन विटामिन की डिफिशियंसी हो गई तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये वाला जो एंजाइम था, मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट स्टेप आपको याद रखनी है, तो ये वाला जो एंजाइम था हमारे पास पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी, रिमेंबर वन थिंग, जितने भी कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स होते हैं वो सब का एक कोएंजाइम होता है। वैसे हर एक एंजाइम का होता है, लेकिन जितने भी कार्बोक्सिलेज होते हैं उनका कोएंजाइम फिक्स है, बायोटीन होता है। इसलिए यदि बायोटीन की डिफिशियंसी हो गई तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम नहीं करेगा, और यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन सा है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। सो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज काम नहीं करेगा, और यदि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की डिफिशियंसी हो गई, उसकी मैनिपुलेशन हो गया, उसकी वर्क फंक्शनिंग यदि जो है वो गड़बड़ा गई, तो फिर होगा क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं चलेगी, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का। तो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं चलेगी, और ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं चली तो प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन में, यानी कि आपने यदि खाना नहीं खाया 4-5 घंटे के बाद और उसके बाद आप रो एग खा गए, तो आपके पास जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं चलेगी, जो आपकी मेन सोर्स था एनर्जी का, वो नहीं चली, तो आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। दैट्स वाई आपके पास जो क्वेश्चन आएगा प्रोप में कि वाई रो एग ईटिंग लीड्स टू हाइपोग्लाइसीमिया, तो आपको इतना सा सिंपली ध्यान रखना है कि रो एग के अंदर एविडिन होता है जो बायोटीन विटामिन को अपने साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर रख लेगा, एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, और यदि वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो नहीं काम करेगा, क्योंकि जितने भी कार्बोक्सिलेज हैं उनको बायोटीन एज ए कोएंजाइम में रिक्वायर्ड होता है, और यदि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज काम नहीं किया तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगी, और ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हुई तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, एंड दैट लीड्स टू हाइपोग्लाइसीमिया। पहला क्वेश्चन आपके पास क्लियर होगा आई थिंक। अब बात करते हैं हम सेकेंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में, वो है कि अल्कोहल के कंजप्शन से हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है, वाई अल्कोहल कंजप्शन लीड्स टू हाइपोग्लाइसीमिया। सो बेसिकली जब भी अल्कोहल का कोई सवाल आए ना बायोकेमिस्ट्री में, तो एक चीज़ तो तुम रट लो कि NADH टू NAD+ रेशियो कहीं भी इफेक्ट हुआ होगा, कहीं भी NADH+ टू NAD+ रेशियो इफेक्ट हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी अल्कोहल हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो हमारी बॉडी उसको डिटॉक्सिफाई करेगी, उसको कैटाबोलाइज करेगी, मेटाबोलाइज करेगी, एंड उसके मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होता है NADH,
क्योंकि अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड बनता है एंड एल्डिहाइड फर्दर जो है वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज के थ्रू जो है एसिड बनाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म में अल्कोहल को मेटाबोलाइज कर दिया जाता है एसिड में हमारी बॉडी में। और इस टाइम पे कंटिन्यूसली ऑक्सीडेशन हो रही है अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, और ऑक्सीडेशन से जो है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स प्रोड्यूस होते हैं NADH+ एंड NADH+। सो NADH+ टू NAD+ रेशियो जो है वो चेंज होने वाला है, और NADH टू NAD+ रेशियो जब इंक्रीज होगा, क्योंकि NADH बढ़ रहे हैं, तो फाइनली क्या होगा, ध्यान रखना, जब भी NADH टू NAD+ रेशियो इंक्रीज होता है, हमें पता है कि जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है, जो पाइरुवेट है, ये सब रिड्यूस कर दिए जाएंगे, क्योंकि NADH+ है क्या, खुद रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है। तो जब ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है तो ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड एंड पाइरुवेट को रिड्यूस कर देगा इन द मैलेट एंड लैक्टेट। एंड जब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड एंड पाइरुवेट ही नहीं रहेंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ से होगी, क्योंकि हमारी फर्स्ट स्टेप देखो आप, हमारी फर्स्ट स्टेप यदि अपन देखते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की, तो मैंने बोला था पाइरुवेट, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का सबस्ट्रेट है। तो जब पाइरुवेट नहीं बनेगा, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड भी नहीं बनेगा रहेगा, तो फाइनली ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी नहीं, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस अगेन नहीं हुई तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, एंड ग्लूकोज नहीं बना तो हाइपोग्लाइसीमिया तो होना ही है। सो दिस इज आवर सेकंड एप्लीकेशन क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रोफ एग्जाम। एंड नाउ वन मोर क्वेश्चन कि ब्रोंकियल अस्थमा जो होता है उसके अंदर 4-मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो है ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है वो दिया जाता है, दैट लीड्स टू व्हाट, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड मसल वीकनेस। ऐसा क्यों, यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा के जितने भी पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, आपको पता है ब्रोंकियल अस्थमा जो है उनको ट्रीट करने के लिए हम कोई भी ग्लूकोकोर्टिकोइड देंगे, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। सो हम 4-मिथाइल प्रेडनिसोलोन नाम का एक जो है ग्लूकोकोर्टिकोइड है वो दिया जाता है इन द केस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट्स। सो उसके अंदर पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड मसल वीकनेस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं आफ्टर गिविंग दिस 4-मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम ये देंगे, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड देंगे, तो ये ग्लूकोकोर्टिकोइड जाकर स्टिमुलेट करता है मसल को, मसल के अंदर प्रेजेंट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स को, और उन ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड से ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। हमने शुरू में ही देखा था कि जो सबस्ट्रेट, हमने शुरू में देख लिया था कि अमाइनो एसिड जो है वो हमारा सबस्ट्रेट हो सकता है। जब अमाइनो एसिड सबस्ट्रेट, और कौन सा, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करे, तो जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है उनको जो है ट्रिगर करता है ये ग्लूकोकोर्टिकोइड टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी यदि, तो ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, और यदि एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा तो एक लिमिट है ना, एक लिमिट है हमारी PCT की, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल की, नेफ्रॉन की, ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करने की, एक लिमिट तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यदि आपने बहुत ज़्यादा यदि ग्लूकोज दे दिया तो फाइनली वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, और सारा का सारा वो ग्लूकोज जो है वो कहाँ पास होगा, वो सब यूरिन में पास होगा। और ये यूरिन में यदि ग्लूकोज जा रहा है तो उसकी ऑस्मोलरिटी, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ऑस्मोलरिटी बढ़ गई तो फाइनली जो है इसके साथ वाटर भी जाने लगेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, पॉलीडिप्सिया, वाटर की कमी हो, सॉरी पॉलीयूरिया, ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा, एंड क्योंकि ग्लूकोज लॉस हो रहा है इसलिए पॉलीडिप्सिया होगा, एंड ऑल्सो द मसल वीकनेस। सो थैंक यू, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बायोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स लर्न करने के लिए और बायोकेमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।